हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे कितना टाइम हो गया है। दोस्तों, मुझे 7 से 8 महीने लगभग लगभग हो चुके हैं प्रिपेयर करते हुए। मैंने देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, प्रीलिम्स लेवल में 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं इंग्लिश के लिए क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैथ के लिए क्या फॉलो करता हूँ और रीजनिंग के लिए मैं क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है प्रिपेयर करने की। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, खासकर बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वो है आपकी रीडिंग स्किल। आपकी रीडिंग स्किल और आप समझ कितना अच्छे से लेते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। आप कोई भी आर्टिकल जब पढ़ रहे होते हो तो एक तो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप स्पीड में पढ़ रहे हो, और साथ ही साथ आपको पढ़ते वक्त वो चीज़ आपको समझ में भी आनी चाहिए। तो होता क्या है, जो एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता है उसको आपको टाइम में ही उसको रीड करके, उसको समझ के, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो इसलिए रीडिंग स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदू का डेली एडिटोरियल रीड करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदू का ही एडिटोरियल रीड करके आप अपनी रीडिंग स्किल को सुधार सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छा लगे। हिंदू एडिटोरियल लोग इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि जो बैंकिंग एग्ज़ाम में जो आर्टिकल आता है उसकी लैंग्वेज लगभग लगभग हिंदू एडिटोरियल जैसी ही होती है। तो इस वजह से बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग, टॉपर्स जो होते हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि हिंदू एडिटोरियल को रीड करना ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदू, अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छे से मतलब आप समझ नहीं पाते हो तुरंत आर्टिकल को, तो हिंदू एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उसमें जो वोकैब यूज़ होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको समझने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जो कोई भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो जो ईजी हो, जो समझने में ईजी हो। अगर आप कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो वो क्या है, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई इंटरटेनिंग कोई चीज़ है या फिर कोई स्टोरी वाइज कोई आर्टिकल है, तो उसको अगर आप रीड करोगे तो वो आपके लिए ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल पे हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल एक रीड करता हूँ। इसके साथ ही मैं 50 वोकैब वर्ड्स डेली, नए वर्ड्स याद करता हूँ। और इसके साथ ही ग्रामर के जितने भी बैंकिंग के अंदर टॉपिक्स आते हैं ग्रामर के, उनको मैंने कवर करके रखा हुआ है। जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम में टॉपिक्स आते हैं ग्रामर से रिलेटेड, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, क्योंकि जो एरर्स आते हैं वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होते हैं। कोई टेंस बेस्ड एरर होगा, वर्ब होगा या एडवर्ब होगा, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह के जो एरर आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने चाहिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में वो एरर्स आएँ तो आप उनको ईज़िली डिटेक्ट कर पाओ, क्योंकि उन एग्ज़ाम में जो एरर्स आते हैं उनको ईज़िली डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हमें लगेगा ये जो एरर है, इसमें कुछ एरर है ही नहीं, इसमें जो दिया गया है इसमें कुछ एरर है ही नहीं, बट बहुत ही छोटी से छोटी चीज़ में भी एरर होता है। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स जब आप कवर कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में इस तरह के भी एरर आ सकते हैं, तो वो भी आपको कवर करने चाहिए। ठीक है, तो ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। वो कैब 50 वर्ड्स में डेली याद करता हूँ, और हिंदू एडिटोरियल का मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। इससे क्या होगा कि दिमाग में अननेसेसरी कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ हिंदू एडिटोरियल, उसके 50 वो कैप्स, और बाद बाकी ग्रामर के ऑलरेडी मैंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। जब मैं मॉक देता हूँ वहाँ से इंग्लिश का एनालिसिस भी करता हूँ, तो वहाँ से भी मेरी हेल्प होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ के लिए सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक के बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अरिथमेटिक, देखिए,
जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस तरह के क्वेश्चंस तो मैक्सिमम सारे ही स्टूडेंट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो नहीं कर पाते हैं वो अर्थमेटिक का पोर्शन है। अगर आप इसी पर अच्छी कमांड बना लेते हैं तो ये चीज़ आपको बाकी स्टूडेंट से एक लेवल अप कर देगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक के लिए क्या करता हूँ मैं, अर्थमेटिक के लिए मैंने करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल को मैंने फॉलो किया है। अर्थमेटिक में उसमें 3 से 4 घंटे के हर एक टॉपिक्स के वीडियो अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनको सारे के सारे देख लोगे तो अर्थमेटिक का जो जितना भी पोर्शन है वो आप उससे ईजिली आप उसको कर सकते हो। और बाकी इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप मॉक दीजिए, मॉक को अच्छे से एनालाइज करिए, ठीक है। जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखिए और कोशिश करिए कि उन गलतियों को दोबारा ना करें। तो वही चीज़ें मैं भी करता हूँ। मैंने गाइडली का मॉक परचेज़ किया था और अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक बार मैथ का सेक्शनल वाइज मॉक देता हूँ और उसके बाद अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, कुछ नहीं भी कर पाता हूँ क्योंकि टाइम का इशू होता है। ऐसा नहीं कि वो डूएबल नहीं होते हैं, प्रीलिम्स लेवल में सारे के सारे क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम टाइम में उसको नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जैसे कि आपने एक बार ट्राई किया, ठीक है, नहीं जो कुछ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपने किए, बाकी जो नहीं हो पा रहे हैं उनको फिर आप अच्छे से टाइमर लगा के उसको एनालाइज करिए, ठीक है। और जिस टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया तो उस टॉपिक को एक बार और रिवीजन करिए, एक बार और अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए। तो इससे क्या है, आपकी अर्थमेटिक स्ट्रांग होएगी। और डीआई के लिए भी आप यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसके लिए वो आप फॉलो कर सकते हो जैसा कि मैं करता हूँ। तो मैं इन्हीं सारे तरीक़ों को फॉलो करके अपनी अर्थमेटिक और जो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और डीआई के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। रीजनिंग मैथ के कंपैरिजन में इजी होती है, तो इस वजह से रीजनिंग का मुझे इतना ज़्यादा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। मेंस लेवल में रीजनिंग की पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत मुश्किल होती हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेंस लेवल की रीजनिंग के पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि आपने बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो फिर बाद में आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैंने किस तरह से रीजनिंग को प्रैक्टिस किया था और कहाँ से क्या क्या सोर्सेज मैंने फॉलो किए थे, तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक बैच ज्वाइन किया था। 1200-1300 रुपये उसकी फ़ीस, 1300 रुपये उसकी फ़ीस थी, ठीक है। तो पूरे 1 साल का कोर्स था, 6 महीने में उन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। और मैंने 6 महीने में लगा के उसको अच्छे से जितने भी जैसे पज़ल थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था, रीजनिंग का मैंने नाम भी नहीं सुना था कि मतलब इस तरह का भी कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते तो इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। कॉलेज में भी इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि मैथ, मैंने सुना था कि हाँ चलो रीजनिंग है कोई, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब मैंने सोचा कि मैं प्रिपेयर करूँगा, जब मैंने सर्च किया तो पता चला इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो रीजनिंग भी उसमें था। तो मुझे लग रहा था कि रीजनिंग डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मैथ का मैंने सुन रखा था, तो मुझे लगा मैथ तो मुझे पता है किस तरह का होता है, लेकिन रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट था तो मुझे लग रहा था कि डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन मैथ के कंपैरिजन में रीजनिंग बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो रीजनिंग के अंदर पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट्स, जितनी भी टाइप्स की पज़ल्स होती हैं और जितनी भी टाइप्स की सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, अगर आप उन पर अच्छा कमांड बना लेते हो तो काफ़ी हद तक आप रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, ठीक है, तो ये उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते नहीं हैं, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना चाहिए, जो मैं करता हूँ, ठीक है, रीजनिंग के अंदर मैं सिटिंग और पज़ल के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स तो मेरे ऑलरेडी मैंने क्लियर कर ही लिए थे, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए मैंने गाइडली का जो मॉक है उसको लगाता हूँ, रीजनिंग का सेक्शनल वाइज मॉक दे करके उसके बाद एनालाइज करता हूँ रीजनिंग के जैसे कि पज़ल या सीटिंग में अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते हैं मेरे से, तो उसका टाइमर लगा के मैं उसको अच्छे से दोबारा करता हूँ, फिर देखता हूँ मैंने कितने टाइम में इसको किया है। जैसे एवरेज टाइम जो लगना चाहिए वो 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। 3 से 4 के बीच में प्रीलिम्स लेवल की जो रीजनिंग में
जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं उसमें 3 से 4 मिनट, कोई कोई 1.5 मिनट में बन जाती, कोई 2 मिनट में, जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है वो 3 से 4 मिनट ले लेती है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार मेरे से 7 से 8 मिनट भी लग जाते हैं एक पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट्स को सॉल्व करने में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बहुत बना लेता हूँ, ईज़िली बना लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम लगता है, लेकिन ये है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है तो फिर धीरे धीरे स्पीड अपने आप ही हो जाती है। प्रीलिम्स लेवल में सारे क्वेश्चंस डूएबल होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम टाइम की होती है। तो टाइम पे अभी अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आपको टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए, अभी आपको फोकस करना चाहिए वो है आपकी एक्यूरेसी पे। जब आपकी एक बार एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, करेक्ट करते रहोगे। ठीक है, गैप नहीं डालना प्रिपरेशन में। जिस दिन आपने गैप डाल दिया उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा आपका ऐसा लगेगा अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिर से रीस्टार्ट करने जैसा लगता है। ठीक है, तो वो नहीं करना। जो आपने चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आपका मन लगा रहेगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये करते रहिए और एक टाइम पे आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और मॉक में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। अभी मैं बता दूं मेरी 70 से लेकर के 80 परसेंटाइल आती है मॉक में, जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रीलिम्स लेवल में लोग 90 परसेंटाइल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके भी यूट्यूब चैनल फॉलो करता हूँ, तो उनकी 90 परसेंटाइल आती है, किसी की 85। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो 70 to 80 आती है, 70 मतलब 70 के अबव आती है, लेकिन जनरली 90 प्लस ही उनकी होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को मैं किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने किस तरह से किया। ठीक है, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैं कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच।